संसद में हंगामा जारी, फिर नहीं चले दोनों सदन। विपक्ष के शोर शराबे के कारण संसद की कार्यवाही हुई बाधित। दोनों सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल का विपक्ष पर निशाना। हंगामे के बीच ही संसद में हुआ थोड़ा कामकाज। संसद से मिली आम बजट को मंजूरी। राज्यसभा में वित्त विधेयक में किए गए संशोधन को भी लोकसभा ने किया पारित। जम्मू कश्मीर के बजट को भी मिली हरी झंडी। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान और ओबीसी के अपमान पर हमलावर हुई बीजेपी। सावरकर के मसले पर महाराष्ट्र के सांसद तो ओबीसी पर पिछड़े वर्ग के सांसदों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा, अहंकार में डूबे हैं राहुल। कोर्ट से 2 साल की सजा और संसद से अयोग्यता के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और झटका। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का दिया नोटिस। 23 अप्रैल से सरकारी बंगले का आवंटन होगा निरस्त। और साबरमती जेल से प्रयागराज पहुंचा माफिया सरगना अतीक अहमद। उमेश पाल अपहरण केस में मंगलवार को सुनाया जाना है फैसला। कोर्ट ने दिया था अदालत में पेश रहने का आदेश। यूपी सरकार ने कहा, कानून का होगा पालन। उमेश पाल हत्याकांड में भी सामने आया है अतीक का नाम। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों से मिली खबर में राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद नया आदेश आया है बंगला खाली करने का। 2014 से 12 तुगलक लेन वाले बंगले में राहुल गांधी रह रहे हैं। इस बीच वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद सियासी घमासान जारी है। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को मिली सजा और उसके बाद लोकसभा से उनको अयोग्य ठहराए जाने के बाद सियासी मोर्चे पर घमासान मचा हुआ है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा तो मचा ही है, सदन के बाहर भी जोरदार सियासत जारी है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर हैं राहुल गांधी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल न पिछड़े समुदाय से माफी मांग रहे हैं और न ही कोर्ट में माफी मांग रहे हैं। ये आदेश कोर्ट का है। स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते थे। तमाम और केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों ने भी इस मामले पर सियासत करने के लिए राहुल पर निशाना साधा है और कहा है कि सारे प्रकरण को राहुल गांधी को राजनीति के चश्मे से नहीं बल्कि कानून के चश्मे से देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने जिस तरह से न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायाधीश की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए जिस तरह के अनर्गल बयान किए, ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेता, उनका न संविधान में, न संविधान की संस्थाओं में और न न्यायपालिका में ही किसी तरह का विश्वास बचा है। 2019 में मोदी नाम के सारे सरनेम के बारे में जो गाली दी वो किसने बोला? इसलिए इसका मतलब बोलने की स्वतंत्रता है इस देश में, लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। उनको फर्क करना चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता में और गाली देने की स्वतंत्रता में उनको फर्क करना चाहिए। वो इसको सारे प्रकरण को राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि उनको इसको राजनीति के चश्मे से देखना ही नहीं चाहिए, उनको कानून के चश्मे से देखना चाहिए। भी मुद्दा था कि इन्होंने गालियां दी पिछड़े समाज के लोगों को, नरेंद्र मोदी को, उस पर कोर्ट ने इनको सजा दी है। इसका लोकतंत्र से क्या संबंध है?
और जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं वो भूल जाते हैं कि इनकी दादी को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी तो उन्होंने देश में आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाई, प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया। ये जो उनकी सदस्यता है ये कोर्ट ने ख़त्म की ना। यदि इस देश में संविधान के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, यदि आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, पूरी दुनिया न्यायपालिका को मानती है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो पूरी ट्रांसपेरेंट है, इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इमरजेंसी की याद आती है? वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ भी बीजेपी हमलावर है। महाराष्ट्र बीजेपी सांसदों ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ संसद में शिवाजी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। नहीं, राहुल गांधी जी सच कह रहे हैं, वो सावरकर नहीं है। स्वातंत्र वीर सावरकर बनना, ये राहुल गांधी जी की 100 पुश्ते भी कुछ करें मेहनत तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि स्वातंत्र वीर सावरकर ने जो यातनाएं अपनी देखी हैं, अंडमान निकोबार में जो उन्होंने जेल में अपनी यातनाएं देखी है, उस देश के लिए किसने इतनी यातनाएं नहीं भोगी हुई है। राहुल गांधी जी के जो गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार है, वो जेल / पैलेसेस में अपने आप को सालों साल बिठाया हुआ है। तो मुझे लगता है इस पर राहुल गांधी जी सच कह रहे हैं और मैं समर्थन करती हूँ। वो गांधी ही है, वो राजकुमारी है, वो स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर नहीं है। सावरकर पर राहुल के बयानों पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों ने राहुल की समझ पर सवाल उठाए। यहां तक कि इस मामले में राहुल के सहयोगी भी राहुल के बयान का विरोध कर रहे हैं। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने से पूर्व आपको निश्चित रूप से 7 बार सोचना चाहिए, और यदि आपने ये पाप कर भी दिया है तो मैं आग्रह से कहूंगा कि आपको जाकर के इस पाप के प्रायश्चित्त के लिए वहां जाकर के और माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा तब सावरकर को जान पाएंगे। और सावरकर बनना तो उनके लिए, जिस सावरकर ने अपनी पूरी जिंदगी, वो कभी सेलुलर जेल गए हैं, एक बार सेलुलर जेल जाकर के देख लें तब पता चलेगा कि सावरकर क्या है। वो गांधी जरूर है, लेकिन सावरकर को घसीटने की जरूरत नहीं है। सावरकर जी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का एक स्रोत रहे हैं। हम जो आज महाराष्ट्र में जो लड़ाई कर रहे हैं उसकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर भी है। बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने भी संसद में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि राहुल और कांग्रेस की मानसिकता ही ओबीसी विरोधी है। बीजेपी 6 अप्रैल से देश भर में ओबीसी के अपमान पर अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस की मंशा ओबीसी समाज का अपमान करने की है, ये बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। माफी भी नहीं मांगूंगा क्योंकि इनकी मानसिकता ही ओबीसी समाज के विरुद्ध रही है, पहले भी थी और आज भी उसका परिचय देश के सामने बार बार देखने को मिलता है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक अपमान भरे शब्दों से संबोधित करना और उनके नाम से जाति विशेष को और पूरे ओबीसी समुदाय को अपशब्द कह करके अनर्गल भाषा का प्रयोग करके टिप्पणी करना, निश्चित रूप से इसके चलते जिस तरह से देश का पूरा ओबीसी वर्ग आहत हुआ है। ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक अभियान चलाना चाहती है कि देश भर में गांव-गांव चलो, घर-घर चलो, इनका पर्दाफाश करो। हमेशा नेहरू से लेकर आज तक ये ओबीसी विरोधी है। हालांकि कांग्रेस आरोपों से इनकार कर रही है। ओबीसी किसान वर्ग का है, वो यहीं पैदा हुआ है और यहीं मरेगा, मेहनत से कमाता है, खाता है। ये वो नहीं है जो इधर उधर का काम करता हो। कुल मिलाकर पहले राहुल के विदेश में दिए गए विवादित बयान और अब उनकी अयोग्यता के मसले पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी जहां ओबीसी और सावरकर के अपमान को मुद्दा बना रही है, तो वहीं कांग्रेस लोकतंत्र के अपमान को मुद्दा बना रही है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। संसद सत्र का तीसरा हफ्ता। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में हंगामे के बीच उच्च सदन से जम्मू कश्मीर बजट को बिना चर्चा के लोकसभा को वापस कर दिया गया।
संसद के दोनों सदनों में मौजूदा सत्र में गतिरोध बना हुआ है। तीसरे हफ्ते के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। जैसे ही सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा 4 बजे तक तो वहीं राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे फिर शुरू होने पर हंगामा जारी रहा। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच उच्च सदन में जम्मू कश्मीर बजट को बिना चर्चा के लोकसभा को वापस कर दिया गया। वहीं वित्त विधेयक भी संशोधन के साथ लोकसभा को भेज दिया गया, जिसके बाद उच्च सदन में विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहने के चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने जरूरी विधेयकों के अटकने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस को इंटरेस्ट ही नहीं है कि इस देश में अच्छी बातें सरकार जो कर रही है उसको करने दें। आखिर आप देखिए, जन विश्वास बिल है, उसकी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, वो अब पेश होना था, लेकिन इस प्रकार से वो सदन चलने ही नहीं दे रहे। उस जन विश्वास बिल से देश में कितने सारे कानून में सामान्य आदमी को सुविधा मिलती, जो क्रिमिनल प्रोविजंस है उससे राहत मिलती, बिजनेस करने में सुविधा होती और ईज ऑफ लिविंग भी लोगों को फायदा होता। इसी प्रकार से बायोडायवर्सिटी का बिल सबसे पहले लिस्टेड है लोकसभा में। कंपटीशन लॉ में कुछ प्रावधान को बदला जा रहा है, जिससे राहत मिलेगी, बिजनेस को निवेश आएगा भारत में। उधर लोकसभा की कार्यवाही 4 बजे जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस समेत विपक्षी सांसद फिर से हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच राज्यसभा द्वारा भेजे गए संशोधनों के साथ वित्त विधेयक को पारित किया गया। इसके साथ ही संसद से आम बजट 2023-24 पारित हो गया। It is unfortunate that 10 hours that were given for discussion on this have not been availed. It is most unfortunate. This is a theater for discussion, debate, to put across points that matter in larger public interest. Not availing these 10 hours of discussion is not very wholesome. इस बीच कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने काले कपड़े में प्रदर्शन किया, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की कार्यवाही को बार बार कांग्रेस के सदस्य चलने नहीं दे रहे हैं। आज काले कपड़ों में सदन में आए। कब तक कांग्रेस पार्टी इतनी छोटे स्तर की राजनीति करती रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहन रहे हैं, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशक्त कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते, वो व्यक्ति जो दुनिया भर में जाके भारत का अपमान करता है और वापस आकर वो नहीं बोलेंगे तो संसद नहीं चलेगी। काली कारगुजारियों, अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, या न्यायालय पे आरोप लगाने के लिए, या पिछड़े समाज का अपमान करने के लिए, जितनी भी कालिमा आपके अंदर भरी है, अब ये काला जादू का कोई प्रभाव भारत की जनता पे नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है। गौरतलब है कि संसद के मौजूदा सत्र के शुरुआत से ही लंदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग करती रही है। बाद में राहुल गांधी के 2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर सूरत कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। कांग्रेस पार्टी सहित कई विपक्षी दल अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर सदन के अंदर हंगामा और बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच अब आरोप प्रत्यारोप और बढ़ता ही नजर आ रहा है। संसद में अहम विधायी कामकाज बिना चर्चा के ही संपन्न किए गए हैं। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली।
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने 29 और 30 मार्च को केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन का आयोजन किया है। भाजपा ने कहा है कि 30 मार्च को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा के बजाय उसी दिन केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन लोगों की भावनाओं का अनादर है। पार्टी ने ममता बनर्जी सरकार पर आर्थिक मामलों में अनियमितता बरतने का भी आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भाजपा जबरदस्त तरीके से हमले कर रही है। सोमवार को जहां बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता को निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को फिर से ममता बनर्जी पर निशाना साधा। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 30 मार्च को रामनवमी का महापर्व है। उस दिन देश रामनवमी का त्योहार मनाता है। उन्होंने कहा कि उस दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने छुट्टी भी नहीं दी और धरना प्रदर्शन घोषित कर दिया। 30 को हम लोग सब रामनवमी का महापर्व अच्छे तरीके से बंगाल में सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगा। सभी बंगाल की जनता ने ये रिलीजियस और सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन का जो रामनवमी का प्रोग्राम होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। भाजपा नेता ने कहा कि अभी बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा 2 करोड़ पहुंच गया है। अवैध घुसपैठियों की संख्या वर्ष 2011 में 5 लाख के आसपास थी। आज अवैध घुसपैठियों की संख्या में 9 गुना वृद्धि हो चुकी है और ये आंकड़ा 45 लाख तक पहुँच चुका है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में आज भी तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार जारी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पिछले 10 सालों में फर्जी जॉब कार्ड के मामले में केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपए ले चुका है। राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं, बड़ा घोटाला है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपया पिछले 10 साल में मनरेगा के अंदर ये लोग फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसका साथ जो इन्वॉल्वमेंट है पंचायत का आदमी, बीडीओ से लेकर डीएम तक और टीएमसी पूरा पार्टी, इसका खिलाफ हम लोग कार्रवाई की, जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष के नाते कलकत्ता हाईकोर्ट में मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार सिर्फ नीतियों का नाम बदलकर श्रेय हड़पने में लगी है। जैसा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सबके लिए फ्री राशन, आप लोग देख रहे हैं कि कोविड के बाद से, कोविड का जो परिस्थिति हुआ था उस टाइम से अभी तक सबके लिए फ्री राशन मिल रहा है। लेकिन अब बंगाल में जाएंगे तो आप देखेंगे इसका नाम बंगाल में जाते जाते चेंज हो जाता है कि खाद्य साथी बोल के। इसमें एक भी पैसा राज्य सरकार ने नहीं देते हैं, फिर भी ये लोग बोलते हैं कि खाद्य साथी प्रकल्प टीएमसी सरकार का है, ममता बनर्जी का है। उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य की ममता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ममता सरकार पर हमले का मौका नहीं छोड़ रही और पार्टी का कहना है कि 29 मार्च को बंगाल की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ नेताजी की मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। दिल्ली से विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। माफिया अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की नैनी जेल पहुंच गया है। मंगलवार को अतीक अहमद को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल के अपहरण से जुड़े मामले में न्यायालय के समक्ष पेश होना है। माफिया समाजवादी पार्टी का पूर्व सांसद उमेश पाल हत्याकांड का अभियुक्त और ऐसे ही कई विशेषणों से सुसज्जित अतीक अहमद की आमद प्रयागराज के नैनी जेल में हो गई है। मंगलवार को उसे बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल के अपहरण से जुड़े मामले में न्यायालय के समक्ष पेश होना है। साल 2006 की इस घटना के मामले में अदालत को फैसला सुनाना है। अपहरण और प्रताड़ित करने के आरोप में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मुख्य भूमिका बताई जा रही है। आरोपियों में एक की मौत हो चुकी है। बाकी 10 आरोपितों में सबसे पहले अतीक अहमद, खालिद अजीम उर्फ अशरफ, आबिद, आशिक, जावेद, एजाज अख्तर, दिनेश पासी, खान सौलत, हनीफ और एक अन्य शामिल है। बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी पुलिस कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज लेकर पहुंची।
जहां से अब दोनों भाइयों के अदालत में पेश होने का रास्ता साफ हो गया है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश पुलिस रविवार की शाम को साथ लेकर निकली थी। रास्ते में कई पड़ाव पार करने के बाद आखिरकार सोमवार करीब 5 बजे उसे नैनी सेंट्रल जेल लाया गया। माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अदालत के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। ये माननीय न्यायालय का मामला है और माननीय न्यायालय जो भी आदेश देगा उसका अनुपालन कराना हमारा धर्म है। दोनों मामले माननीय न्यायालय के ही आदेश पर लाए जा रहे हैं। वहीं अतीक अहमद के खौफ का शिकार हुए उमेश पाल के परिजनों ने उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। अगला टारगेट किसी को भी बना सकते हैं, शायद हो सकता है मैं ही हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैं बयां कर रही हूँ तो हो सकता है अगला टारगेट बन जाए। इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि इन्हें सजा खत्म किया जाए, इनको सजा जो दिया जाए वो खत्म होने को दिया जाए, ये खत्म हो जाए। किसी न्याय तो हम सुनेंगे, क्या अदालत न्याय देती है, लेकिन न्याय के साथ साथ मेरा ये कहना है, जैसे मेरे बेटे का मर्डर हुआ है वैसे अशरफ और आतिक इसका बेटा अगर मारा जाए तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिलेगी, इसलिए कि जीने का रास्ता हो जाएगा। नहीं, मेरे बेटे को मारा है काला कोट खाकी वर्दी पे, तो हमारे और बच्चों को मारने में उसको टाइम नहीं लगेगा। अतीक अहमद का आतंक प्रयागराज में सालों से रहा है। साल 2005 में विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में भी अतीक और उसके भाई अशरफ अभियुक्त हैं। इसी मामले में गवाह रहे उमेश पाल की हत्या भी इसी साल 24 फरवरी को सरेआम कर दी गई थी, जिसमें भी शक की सुई अतीक अहमद और उसके गुर्गों की तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में इस्कॉन मंदिर 26 से 30 मार्च 2023 तक अपने परिसर में अपनी 25वीं वर्षगांठ समारोह आयोजित कर रहा है। आज समारोह में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। समारोह में अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि राजनीति की संस्कृति बदलने से नेताओं का भी चाल चलन और संस्कृति बदली है। राजनीति की अगर संस्कृति बदली तो राजनेताओं का भी चाल चलन और संस्कृति बदली है। एक समय में हमारे नेता मंदिरों में जाने से शर्माते थे और आज अध्यात्मवाद की दुनिया में अध्यात्मवाद का प्रभाव से आज जो नेता विरक्त भाव से दूर खड़े थे वो चंदन लगा करके आजकल मंदिरों के दर्शन के लिए दिखते हैं। ये भी हमको याद है। वो जनेऊ दिखा करके बताते हैं कि हम भी अध्यात्मवाद से प्रभावित हैं। यह संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति का बदलाव हमने देखा। भारत की अध्यक्षता में G20 कार्यसमूह से जुड़ी बैठकों का सिलसिला जारी है। इन बैठकों में दूसरे देशों के कई प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पर्यावरण और जलवायु निरंतरता से जुड़े कार्यसमूह की दूसरी बैठक गांधीनगर में शुरू हुई। बैठक में G20 के सदस्य देशों की ओर से जल संसाधन प्रबंधन की श्रेष्ठ पद्धतियों पर प्रस्तुतिकरण के साथ शुरू हुई। इस आयोजन में 30 से अधिक देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इनमें आमंत्रित देशों के 11 और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 14 प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक की चर्चा भूमि क्षरण रोकने, पर्यावरण प्रणाली को मजबूत करने, जैव विविधता को समृद्ध करने, संसाधन दक्षता को प्रोत्साहित करने, चक्रीय अर्थव्यवस्था व सतत और जलवायु अनुकूल समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। This session was dedicated to water management, and we had requested all the G20 countries to share their best practice stories on water management, and we got a great response. So we got, there were presentations from the G20 countries, there were interventions and presentations from the member countries, as well as our international organizations, covering a gamut of issues on water management, on integrated water management, flood and drought warning systems, data-based water management, partnerships and collaborations on water management. So a whole range of issues, water and energy nexus, and I think this is a unique opportunity for us to learn from each other. इटली और चीन समेत G20 देशों ने जल प्रबंधन पर अपनी श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को साझा किया। इटली ने सूखा प्रबंधन जबकि चीन ने भूजल प्रबंधन पर अपनी श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को साझा किया।
G20 की इस दूसरी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की वर्किंग ग्रुप की बैठक में क्राफ्ट्स बाजार लगाया गया है और एक तरीके से भारत की हस्तकला का प्रदर्शन यहाँ पर और दूसरे और कई किस्म के अगर हम देखें तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। इस बीच G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 28 और 29 मार्च को विशाखापत्तनम में आयोजित होगी। दूसरी IWG बैठक में भारतीय प्रेसिडेंसी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में चर्चा की जाने वाली प्रमुख प्राथमिकता कल के शहरों का वित्त पोषण समावेशी, लचीला और सतत है। 2 दिवसीय बैठक के दौरान प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न आधिकारिक बैठकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। Infrastructure Working Group is focusing on financing cities of tomorrow that are inclusive, resilient and sustainable. So as urbanization is an important theme and which is growing in strength, and already more than 50% of the people across the world live in cities, and this is going to go up to 70% by 2050, which means a lot of investment is required in infrastructure. So the financing cities of tomorrow is looking at how do we build cities that are inclusive, sustainable and resilient, and how do we mobilize funds to meet up that infrastructure requirements. भारत सहित अन्य तमाम देशों के जो 63 प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे और इसके बाद मंथन होगा कि भविष्य में होने वाले जो तमाम नए शहर हैं उनका निर्माण किस प्रकार से किया जा सके और साथ ही साथ पूंजी निवेश को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सके, किस प्रकार से शहर आत्मनिर्भर हो सके। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली G20 सम्मेलन की तैयारियां उत्तराखंड में पूरे शबाब पर हैं। मंगलवार से नैनीताल जिले के रामनगर में विज्ञान विषय पर G20 सम्मेलन की पहली बैठक शुरू होने जा रही है। इसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस 3 दिवसीय G20 सम्मेलन की बैठक के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। रामनगर में विज्ञान विषय पर होने वाले G20 सम्मेलन में 70 से अधिक विदेशी अतिथि वैज्ञानिक सलाहकार शामिल होंगे। अतिथियों के भ्रमण के लिए जिम कॉर्बेट पार्क की सफारी कराने की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव और चंद्रशेखर की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।